गुड मॉर्निंग क्लास। बीए पार्ट थर्ड, पॉलिटिकल साइंस, पेपर फर्स्ट। आज का हमारा चैप्टर है थॉमस हॉब्स और आज के लेक्चर का टॉपिक है हॉब्स का वैज्ञानिक भौतिकवाद। हॉब्स के राजदर्शन में वैज्ञानिक भौतिकवाद का केंद्रीय स्थान है। हॉब्स ने वैज्ञानिक भौतिकवाद के आधार पर ही मानव स्वभाव की व्याख्या की और प्राकृतिक अवस्था का अनुमान लगाकर राज्य की स्थापना हेतु सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इससे हॉब्स की विचारधारा तर्कपूर्ण एवं व्यवस्थित बनी है। इस दृष्टि से हॉब्स के राजदर्शन में वैज्ञानिक भौतिकवाद का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। पहले देखते हैं इसका अर्थ। वैज्ञानिक भौतिकवाद का शाब्दिक अर्थ दो पद्धतियों का सम्मिश्रण है। वैज्ञानिक शब्द का अर्थ व्याख्या, कार्य कारण संबंध, व्यवस्था और निष्कर्ष निकालने की प्रवृत्ति है। हॉब्स ने अपने दर्शन का निर्माण इन्हीं आधारों पर किया है। वह मानव स्वभाव तथा उसके चरित्र का पूर्ण अध्ययन करके इस परिणाम पर पहुंचता है कि मानव व्यवहार तथा कार्यों को नियंत्रित करने के लिए राज्य को कैसा होना चाहिए। वह समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति बतलाता है, पर इसके पूर्व एक प्राकृतिक अवस्था का चित्रण भी करता है, जिसके पश्चात नागरिक समाज का निर्माण आवश्यक हुआ था। इस प्रकार हॉब्स व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से सर्वप्रथम मानव स्वभाव का विश्लेषण, फिर प्राकृतिक कानून, उसके बाद प्राकृतिक अवस्था और अंत में समझौते द्वारा राज्य का निर्माण करता है। भौतिकवाद का अर्थ वास्तविकता, वस्तु जगत है। वह वातावरण में विश्वास करने के साथ व्यक्ति को वातावरण पर महत्व देता है। उसके इसी मनोविज्ञान पर आधारित विचारधारा के कारण सामाजिक समझौते एवं निरंकुश संप्रभुता की स्थापना होती है। हॉब्स का विश्वास था कि संसार में पदार्थ के अतिरिक्त और कुछ भी सत्य नहीं है और जो कुछ प्रकृति अथवा पदार्थ नहीं है वह विश्व का अंग नहीं है। भौतिकतावादियों के अनुसार हॉब्स इन अर्थों में पूर्णतया भौतिकवादी है। वह सृष्टि का मूल तत्व प्रत्यय या चेतना को नहीं मानता है, अपितु हॉब्स के अनुसार सृष्टि का मूल तत्व कण अर्थात पदार्थ है और समस्त ज्ञान का आधार इंद्रियों की अनुभूति है। सेबाइन के अनुसार हॉब्स पूर्णतः भौतिकवादी था और उसके लिए आध्यात्मिक सत्ता केवल काल्पनिक वस्तु मात्र है। अब हम देखते हैं वैज्ञानिक भौतिकवाद की प्रमुख विशेषताएं। हॉब्स ने गैलीलियो के इस मत को स्वीकारा है कि सृष्टि का मूल तत्व कण है, जो स्वयं में गतिशील होता है। कणों की गति में अंतर के अनुसार ही पदार्थों में भी अंतर होता है। किसी भी पदार्थ का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, अपितु वे एक दूसरे से संबंधित है। इस स्थिति में एक पदार्थ की गति अन्य पदार्थों की गतियों को प्रभावित करती है और स्वयं उसकी गति भी अन्य पदार्थों की गतियों से प्रभावित होती है। इस प्रकार पदार्थों की सरल गति एक जटिल गति का रूप धारण कर लेती है। इससे पदार्थ निरंतर विभिन्न रूपों में परिवर्तित होते रहते हैं। संपूर्ण सृष्टि एक पिंड है। हॉब्स ने गैलीलियो के इस सिद्धांत को स्वीकारते हुए इस संसार को एक भौतिक यंत्र जैसा माना है, जो यांत्रिक नियमों के अनुसार ही कार्य करता है। इस सृष्टि में सारी घटनाएं भौतिक जगत में निहित पारस्परिक गतियों की क्रिया प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप घटित होती है। गैलीलियो के इस विचार को विस्तृत करते हुए हॉब्स ने बताया है कि व्यक्ति स्वयं पदार्थ से निर्मित एक पिंड मात्र है। यह एक भौतिक यंत्र है तथा इसका संचालन भी
भौतिक जगत के यांत्रिक नियमों के अनुसार ही होता है। हॉब्स व्यक्ति शरीर को एक संवेदनहीन भौतिक मशीन कहता है। यहाँ वह व्यक्ति शरीर की कार्यप्रणाली को समझाने के लिए गैलीलियो के गति के नियम के साथ जीव विज्ञानी विलियम हार्वे की हृदय संबंधी धारणा का मिश्रण करता है। वह हृदय की विशिष्ट गति को ही व्यक्ति की जीवन की तीव्र अभिलाषा कहता है। हृदय सदैव अपनी विशिष्ट गति को बनाए रखना चाहता है, यानी कि हृदय सदैव जीवित रहना चाहता है। हॉब्स के अनुसार जब किसी बाह्य पिंड की गति इंद्रियों के माध्यम से हृदय तक पहुंचती है तो उस पिंड की गति हृदय की गति के अनुकूल भी हो सकती है और प्रतिकूल भी हो सकती है। प्रथम स्थिति में हृदय अर्थात व्यक्ति में उस वस्तु के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है, परंतु द्वितीय स्थिति होने पर उस वस्तु के प्रति विकर्षण या विरोध उत्पन्न होता है। हृदय में उत्पन्न इस आकर्षण अथवा विकर्षण के आधार पर ही सुख दुख, आशा निराशा, प्यार या घृणा, साहस या भय आदि की भावनाओं को व्यक्ति महसूस करता है। हॉब्स का उद्देश्य उस नियम की खोज करना है जिसके अनुसार मनुष्य का स्वभाव संचालित होता है। हॉब्स के अनुसार अच्छाई या बुराई का विचार भी हमारी गति की दिशा से निश्चित होता है। जिन वस्तुओं से वह आकर्षित होता है उन्हें अच्छी कहता है और जिन्हें वह नापसंद करता है उन्हें बुरी या खराब कहता है। अच्छाई या बुराई वस्तुओं में नहीं बल्कि मानव भावना में है। नेक्स्ट जो विशेषता है कि प्रत्येक व्यक्ति आत्मरक्षा की मूल भावना से प्रेरित है और आत्मरक्षा पर आने वाले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संकटों से व्यक्ति भयभीत रहता है। आत्मरक्षा की ये भावना उसे निरंतर शक्तिशाली बनने को प्रेरित करती है। इससे व्यक्तियों के बीच संघर्ष उत्पन्न होता है जो उसके अस्तित्व के लिए संकट प्रस्तुत करता है। इस संकट से बचने के लिए व्यक्ति एकाकी जीवन व्यतीत करना उचित समझता है, परंतु पूर्ण एकाकी जीवन भी व्यक्ति के अस्तित्व को असंभव बना देता है। अतः अपने अस्तित्व को बनाए रखने की मूल प्रवृत्ति ही सभी व्यक्तियों में यह भावना जागृत करती है कि वे अपनी आत्मरक्षा के लिए सर्वसम्मति से अपने समस्त प्राकृतिक अधिकार किसी एक व्यक्ति को सौंप दे जो समस्त व्यक्तियों के संबंध, बाह्य या भौतिक संबंधों का इस प्रकार पूर्ण नियमन व नियंत्रण करे कि उनमें से प्रत्येक की आत्मरक्षा पूर्ण सुनिश्चित हो जाए। नेक्स्ट जो विशेषता है वह यह है कि हॉब्स ने अपने वैज्ञानिक भौतिकवाद के अंतर्गत भौतिक मनोविज्ञान की सहायता से व्यक्ति की मूल प्रकृति का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। हॉब्स का निष्कर्ष है कि व्यक्ति मूलतः स्वार्थी एवं अहंकारी है। वह आत्मरक्षा को ही सर्वोपरि महत्व देता है और अपनी इस मूल प्रकृति के कारण ही व्यक्ति में भय, शक्ति अर्जन की कामना, साहस, संघर्ष, ये सब आवेश और भावनाएं जन्म लेती है। व्यक्ति की मूल प्रकृति ही ऐसा वैज्ञानिक सत्य है जिस पर सभी एकमत हो सकते हैं और इसलिए यही मानवीय नैतिकता का एकमात्र आधार है। इसी संदर्भ में वैयक्तिक, सामाजिक एवं राजनीतिक मूल्यों, साध्यों एवं साधनों का निश्चय किया जाना चाहिए और इसी के संदर्भ में
हॉब्स का मत है कि समस्त राजनीतिक व गैर राजनीतिक संगठनों एवं उनकी कार्यप्रणालियों तथा सीमाओं का निर्धारण किया जाना चाहिए। हॉब्स वैज्ञानिक भौतिकवाद के समर्थक फ्रांसिस बेकन के इस मत का अनुकरण करता है कि यांत्रिकी के नियम ही जगत के नियम हैं और वे ही सामाजिक परिवेश में लागू होते हैं। हॉब्स की महत्वपूर्ण देन यह है कि उसने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि वास्तविक रूप में भौतिक जगत के यांत्रिकी के नियम किस प्रकार सामाजिक जीवन में प्रकट होते हैं। हॉब्स ने वैज्ञानिक भौतिकवाद की मदद से मनुष्य की मूल प्रकृति को स्पष्ट किया है और इस प्रकृति को ही मानवीय नैतिकता का आधार बताया है। वह सभी मनुष्यों के बीच समानता के तथ्य को स्पष्ट करता है तथा राज्य को मनुष्यों द्वारा निर्मित एक कृत्रिम संस्था मानता है। हॉब्स का उद्देश्य उस नियम की खोज करना है जिसके अनुसार मनुष्य का स्वभाव संचालित होता है। हॉब्स मानव प्रकृति का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके ही अपने राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण करना चाहता है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि हॉब्स यह मानता था कि संसार में पदार्थ के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मन और चेतना का आधार भी पदार्थ ही है। वह एक पक्का भौतिकवादी था। हॉब्स के वैज्ञानिक भौतिकवाद को समझे बिना उसके राजनीतिक दर्शन को भलीभांति नहीं समझा जा सकता। हालांकि उसके वैज्ञानिक भौतिकवाद की आलोचना भी हुई है। जब उसका ग्रंथ लेवियाथन प्रकाशित हुआ तब उसके नास्तिकतावाद एवं वैज्ञानिक भौतिकवाद की निंदा की गई। कई दार्शनिकों और धर्मशास्त्रियों ने उसके नास्तिकतावाद और भौतिकवाद के सिद्धांतों की आलोचना की, परंतु इन आलोचनाओं के बावजूद भी यह कहा जा सकता है कि हॉब्स ने सामाजिक विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति के विकास में महान योगदान दिया है। अब तक के इतिहास में राजनीतिक पद्धति की आवश्यकता के प्रति कोई चेतना नहीं थी। हॉब्स ने यह अनुभव किया कि एक विकसित पद्धति के बिना राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं बन सकता। वह सर्वप्रथम विचारक था जिसकी मान्यता थी कि राजनीतिक पद्धति में भौतिक विज्ञानों की पद्धतियों से बहुत कुछ लिया जा सकता है। हॉब्स ने राजनीतिक सिद्धांतों को एक आधार प्रदान करने का प्रयास किया जिसे कि उस काल में एक सच्ची वैज्ञानिक पद्धति माना जाता था। अब देखते हैं हॉब्स की अध्ययन पद्धति। हॉब्स का युग राजनीतिक उथल पुथल का युग था जिसमें प्रचलित राजनीतिक विचार विवादपूर्ण बन चुके थे। हॉब्स ने अपने विचारों को ऐसा आधार प्रदान करने का प्रयास किया जो सुनिश्चित हो, निर्विवाद हो और सभी उन विचारों को स्वीकार करें। उसने अपने युग में प्रचलित धर्मवादी एवं ऐतिहासिक पद्धतियों का परित्याग किया क्योंकि वे तर्कसंगत नहीं थी। उसने वैज्ञानिक भौतिकवादी पद्धति को अपनाया और इसके सहायक के रूप में भौतिक मनोविज्ञान की पद्धति को भी अपनाया। इस प्रकार हॉब्स ने संपूर्ण सृष्टि की भौतिकवादी प्रकृति को स्पष्ट किया
और फिर उसके आधार पर मानव प्रकृति की व्याख्या की। हॉब्स ने मानव प्रकृति का जो चित्रण प्रस्तुत किया है उसे तत्कालीन युग की दृष्टि से वैज्ञानिक कहा जा सकता है, हालांकि वास्तव में ये पूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन नहीं है। हॉब्स का यह निष्कर्ष कि मनुष्य मूलतः एक असामाजिक प्राणी है, यह पूर्ण रूप से आधुनिक विद्वानों को मान्य नहीं है। हॉब्स ने मानव प्रकृति की व्याख्या तक तो अपने ढंग से वैज्ञानिक पद्धति अपनाई है, परंतु जब वह प्राकृतिक अवस्था का चित्रण करता है अथवा राज्य की स्थापना के लिए सामाजिक समझौते सिद्धांत का वर्णन करता है, तो वह वैज्ञानिक तथ्यों के स्थान पर अनुमान का सहारा लेता है। वह मात्र अनुमान द्वारा ही यह बताता है कि उसके द्वारा मान्य प्रकृति वाले व्यक्ति किस प्रकार प्राकृतिक अवस्था में रहते होंगे और वे कौन सी मनोवैज्ञानिक व भौतिक परिस्थितियां होंगी जिनके कारण इन व्यक्तियों को सामाजिक समझौता करना उचित प्रतीत हुआ। इस विवरण से स्पष्ट है कि हॉब्स ने वैज्ञानिक एवं निगमनात्मक दोनों ही पद्धतियों का प्रयोग किया है।